देखिए, सेविंग अकाउंट में इतना पैसा डाला या निकाला तो सीधे इनकम टैक्स का नोटिस आता है। 2026 का क्या नया रूल है इसको बताएंगे, क्योंकि यह जानकारी सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है और एक अलर्ट है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि हम बैंक में पैसा रखे हैं तो ये मेरा एक निजी मामला है। भाई, सिस्टम बदल चुका है, समय बदल चुका है, आपको जो है नियम के अनुसार चलना होगा। और देखिए, सरकार जो है, बल्कि सरकार जिसको आप लोग कहते हो, आयकर विभाग की एक तरीके से वो आंख और कान है सरकार जो है, तो यहाँ पे ये समझना होगा। तो ये 2025 का साल जो है खत्म हो चुका है और 26 शुरुआत हो चुका है। पूरे देश में बैंकिंग जो है नियमों को नए सिरे से लागू किया जा रहा है। तो ये नियम आप लोग को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर बात किया जाए तो हर व्यक्ति का अपना सेविंग अकाउंट होता ही है ना। और उसमें किसी का 2 है, किसी का 1 है, किसी का 5 है, 10 है, 12 है ना। इस तरीके से रखते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट बैंक में रखते हैं, कोई गवर्नमेंट बैंक में रखते हैं, और कोई जो है स्मॉल फाइनेंस में बैंक में रखते हैं, कोई पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, कोई पेमेंट बैंक में रखते हैं, और कई सारे लोग जो है ग्रामीण बैंक में रखते हैं। अलग अलग बैंकों में अपना अकाउंट वो रखते हैं। तो आज का वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे 2026 में आपको कैसे वैसे अकाउंट को मेंटेन करना है। समझ रहे हो कि कितना अमाउंट रखना है, कितना ट्रांजैक्शन करना है, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नज़र आपके ऊपर न पड़े। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर नोटिस आपको नहीं आया, हम लोग तो यही सोचते हैं, तो इसके बारे में पूरा वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों को एक बार अगर समझ लोगे ना तो किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी साथियों। और समझ लीजिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन की लिमिट है सेविंग अकाउंट के अंदर। अगर 2026 में बात की जाए, किसी तरह का नोटिस आने से आपको रोक सकती है अगर आपको जानकारी रहेगी तो इसी पर आपको वीडियो यहाँ पे हो जाएगा, आपको बचा भी सकती है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, यहाँ पे एडवोकेट विजय वर्मा आपको पूरी जानकारी देगा। आप लोग सारे लोग चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब नहीं किए कर लेना, लाइक नहीं किए लाइक करो, और घंटी को बजा दो भाई सारे लोग। देखो यहाँ पे जो आया है उस पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर में क्या क्या चीज़ें आपको एक व्यक्ति अपना जो है कितने बैंक अकाउंट रख सकता है, ये भी बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कैश डिपॉजिट कितना कर सकता है ना, और अपने बैंक अकाउंट में जो है एक या ज़्यादा अकाउंट में कितना विड्रॉल कर सकता है। बहुत सारे लोग 2, 4, 5 अकाउंट रखते, किसी इसमें 5 लाख, उसमें 2 लाख, इसमें 3 लाख, ऐसे करके डिस्काउंट करते हैं। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कितना आप निकाल सकते हो। और उसके बाद जो है मेन यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन यूपीआई को लेकर के। इसको लेकर के भी लोग क्या जो है यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको 10 रुपया 20 रुपया का पेमेंट करना है तो हम यूपीआई की तरफ भागते हैं, क्योंकि कहाँ से चेंज लाएंगे भाई 10-20 रुपया, है ना। इसमें भी होता है, बहुत सारे लोगों के पास चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद है आपका IMPS, फिर नेफ्ट, फिर RTGS, है ना। किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर है तो इस पर भी आज का वीडियो में हम डिस्कस आपको करना है, समझ रहे हो। और देखिए सरकार की तरफ से क्या न्यू लिमिट 2026 में मिलेगी, मैक्सिमम बैलेंस की लिमिट क्या है, समझ रहे हो। आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस को रख पाओगे, ये सारी चीज़ें, और कितना पैसा रखोगे, ये बेहद ज़रूरी है जानना साथियों। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो है नोटिस जो है मान लीजिए कौन से सेक्शन के अंदर आ सकता है, ये बात जानना भी बेहद ज़रूरी है। और देखिए अभी करेंट ईयर का जो नोटिस है वो कब आ सकता है, सवाल ये है। तो यहाँ पे इसके साथ में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स की लेकर के। देखिए इनकम टैक्स जो है ये फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होता है, तो फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को पता होगा, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ तो वो 31 मार्च 2026 को ख़त्म होगा। अब की बात जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है ना, 31 मार्च 2026 को ख़त्म होगा। और आप लोगों को 1 जनवरी 2026 से आपका कौन सा साल स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर ईयर में 2026 स्टार्ट हुआ है ना। तो आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 ये काल आएगा। 25 क्योंकि 25 में 1 अप्रैल शुरू हो गया, वहाँ 25 में 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। तो आपका ITR जो भरेंगे उसके ऊपर आपका असेसमेंट ईयर 26-27 जो है लिखने वाला है, समझ रहे हो। मतलब जितनी भी लिमिट्स होती है आपको चेक करनी है।
तो यहाँ पे देखिए आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक होता है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि 2020 का जो नोटिस दिया है, ठीक है, तो 21 दिया, एक साल बाद, है ना, तो वो बोलेंगे 21-22 आया, ठीक है। उसी तरह से 22-23 आया, उसी तरह से 23-24 आया, उसी तरीके से 24-25 आया, 25-26 आया, उसी तरीके से स्टार्ट होता है। मतलब मार्च 23 के अंदर आपका ख़त्म हुआ तो इस चीज़ को आपको मेक श्योर कर लेना है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए आपको यहाँ पे हम चर्चा करेंगे वीडियो में, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। बहुत सारे वैसे लोग हैं जो कि बहुत सारे बैंक अकाउंट रखते हैं, कोई 30, कोई 40, कोई 50, है ना। तो आपको इनकम टैक्स जो है आरबीआई वाले ने क्या किया, जीएसटी वाले, ईडी वाले, ये सब लोग आपको जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको देना है ध्यान। तो आप लोगों को बता देते हैं, जब भी आप अपना अकाउंट को खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपको पेन नंबर जो है देना होता है। आप अपना पेन नंबर देते हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो मतलब कि पेन नंबर किसका होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है। बैंक एक क्लिक के अंदर वो सूचना ले लेता है, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना। तो भाई कोई भी आपका अकाउंट आप ओपन करवाएं, कितने भी बैंक अकाउंट रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हर बैंक अकाउंट के अंदर आजकल काफ़ी सारे, जैसे आपका बीओबी हो गया, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, अपना मिनिमम बैलेंस 0 कर दिया है ना। इंडियन बैंक हो गया। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बैंक हैं जो कि 5500, 1000 रुपया, 2000, 1500, 3000 तक बताया गया, वहाँ पे आपको रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, और नहीं रखोगे तो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। अब बहुत सारा बैंक काटता भी है, हमने देखा है। तो यहाँ पे देखिए आपको हम बताएंगे, हर एक 3 महीने में एसएमएस अलर्ट चार्ज करते हैं, और एटीएम का जो है जारी करते हैं, एटीएम का भी चार्ज लगते हैं, क्योंकि एटीएम के बिना यूपीआई वगैरह आप नहीं चला पाते हैं। बहुत सारा बैंक में, किसी बैंक में आधार ओटीपी के थ्रू चालू होता है तो आधार से चलता है, ठीक है। कई बार आप लोग 2 लाख की लिमिट से ज़्यादा जो है कैश को जमा कर देते हो भाई, तो वहाँ पर जो है आपको हैंडलिंग चार्जेस आपको काट लेते हैं। लेजर फोलियो चार्जेस, काफ़ी तरह के चार्जेस होते हैं जो कि बैंक आपको काट लेता है, और उसकी जानकारी आपको नहीं होता है तो एक से ज़्यादा रखोगे भाई तो चार्ज तो लगेगा ही, है ना। तो यहाँ पे आपको बताएंगे एक एक चीज़, हम आपको उचित लगेगा। और देखो इनकम टैक्स की नज़र में जो है ये सारे अकाउंट्स हैं, याद रखिएगा। सिंगल अकाउंट यानी कि एक भी अकाउंट अगर है तो वो इनकम टैक्स के नज़र में है। इस बात को आप लोग क्लियर समझ लीजिए। अब देखिए बात करेंगे 2026 अभी चल रहा है, आप लोग को पता ही है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे महीने बीत चुके हैं और फाइनेंशियल ईयर अभी 25-26 खत्म हो जाएगा। तो कैश आपको पता होगा आपका घर में इस्तेमाल किया जाता है, सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स डिपार्टमेंट का नज़र खास करके रहता है। अब देखिए इस चीज़ को आप लोग को माने या न माने, लेकिन ज़रूर रहता है, क्योंकि आपने अकाउंट खुलाया है तो पैन कार्ड नंबर तो दिया है, ठीक है। कोई भी अगर आप लेन देन करते हो तो इनकम टैक्स एक क्लिक से आपकी सारी सूचना को प्राप्त कर लेता है। और देखिए यहाँ पे अगर दिक्कत नहीं, आधार कार्ड दिया होगा, पैन कार्ड दिया होगा, है ना, तो ये चीज़ है। तो ये माना जाता है कि आधार कार्ड आजकल तो एक चीज़ है जो इंडिया के अंदर 147 करोड़ जनसंख्या भी है। कितनी? 147 करोड़ जनसंख्या पॉपुलेशन अभी है। और यहाँ पे आधा से आधे लोग अगर मान लीजिए बैंक खाता के बुजुर्ग या बच्चों के आजकल हर खाते में 2-2, 3-3 अकाउंट रखते हैं बहुत सारे लोग। तो भाई यहाँ पे आपको बता दें बहुत सारे लोग जो है पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी खाता रखते हैं, है ना। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता है, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे आपका बैंक में हो, कहीं भी खाता आपका हो। मतलब 147 करोड़ की जगह वो 100 करोड़ बैंक अकाउंट तो जरूर होंगे, है ना। तो यहाँ पे व्यक्ति 1 लाख जमा कर रहा है, 5 लाख जमा कर रहा है, हर व्यक्ति यहाँ पे उस दायरे में नहीं रखा जाता है। क्लियर समझ में आ रही है बात। तो ये लिमिट है पर्सन वाइज पर्सन। और देखिए यहाँ पे आपके मान लीजिए मदर है, फादर है, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, 4 लोग हैं, है ना। इन चारों का अलग अलग पैन कार्ड बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ होगा। तो अलग अलग पैन कार्ड है तो उसकी लिमिट भी अलग अलग होती है। यहाँ पर किसी तरह का आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना, क्योंकि अलग अलग पैन कार्ड का अलग अलग होता है। तो देखिए इनकम टैक्स आपसे पूछेगा कि भाई आपने यह किया था या नहीं किया था, किया तो क्यों किया, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। देखिए हर एक बैंक की अलग अलग लिमिट होती है, इस बात को भी आप लोग समझें और जानें। और देखिए लेकिन आपकी लिमिट जो है इनकम टैक्स एक सिंगल पर चेक कर लेगा,
इस बात को समझ लिए क्योंकि पैन कार्ड नंबर से। और देखिए उसके बाद 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर का ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। देख ही रहे हो आप लोगों का। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि आपका अलग अलग पैन कार्ड पे अलग अलग लिमिट होता है, क्योंकि अलग अलग पर्सन है तो उसको आपका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं। अगर मान लीजिए आपका मम्मी है, पापा है, भाई बहन है तो अलग अलग होगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे है कि फाइनेंशियल ईयर जो आपका है अभी 1 जनवरी 2026 का आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो गया है, आप लोग को पता ही है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आप लोगों को 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 तक जो है आपका ये फाइनेंशियल ईयर है। और यहाँ पर अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो देखिए लिमिट को बढ़ाया गया है, पिछले की तुलना में लिमिट को बढ़ाया गया है। और इस वीडियो में आपको वो भी हम बताएंगे जो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन जो बन जाता है उसको लेकर के। तो पूरी तरीके से आप वीडियो में बने रहेंगे और देखिए आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए उस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो बताता है, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। सेविंग बैंक अकाउंट पर अगर आप डिपॉजिट कराते हो, मान लीजिए 10 लाख या उससे ज़्यादा, चाहे आप 10 लाख एक बार में जमा कर दो, चाहे आप एक एक करके 10 लाख, 2 करके, 3 करके आप जमा कर रहे हो। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर का क्या होता है, उसमें एक मज़े की बात होता है। आप समझिएगा क्या है। सपोज मान लीजिए आपका खाता जो है पंजाब नेशनल में है, ठीक है। तो आपका जो है पंजाब नेशनल में है, उसके अंदर आप जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, समझ रहे हो, सेविंग अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, मान लेते हैं आपने सभी में 3-3 लाख करके जो है 4 बार आपने 12 लाख जमा कर दिया, ठीक है। तो आपका कस्टमर आईडी तो एक ही है, एफडी हुआ उसी से, किसान क्रेडिट कार्ड उसी से, आपका लोन अकाउंट उसी से, है ना। तो आप पैन कार्ड जो है आपका जो है एक ही है। तो यहाँ पे आपका लिमिट क्रॉस हो जाएगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर इस स्थिति में भी लिमिट क्रॉस होता है, समझ रहे हो। और देखिए सिंगल ट्रांजैक्शन करना है तो 2 लाख से कम का कीजिए, 2 लाख से ऊपर कम मत कीजिए। एक बार में 2 लाख से ज़्यादा का कैश जमा नहीं करना है, समझ पा रहे हो, सिंगल ट्रांजैक्शन में। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ रहे हो। इनकम टैक्स को सूचना चली जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। और देखिए आपको क्या करेगा, बैंक इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देगा, सूचना दे देगा। और देखिए भाई, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च जो कि इस साल अभी चल रहा है 2026 तक, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, समझ रहे हो, तो इसके बाद अप्रैल से जो है आपका यहाँ पे बदल जाता है। तो यहाँ पर ये है। और देखिए जितने भी व्यक्ति ने 10 लाख का नगद जमा करवाया था, सभी का पैन नंबर जो है बैंक वाले इनकम टैक्स वाले को भेज देते हैं, समझ रहे हो। तो ये याद रखिएगा। तो ये कैश डिपॉजिट लिमिट जो हमने बताया है फाइनेंशियल ईयर को लेकर के, तो इस बात को आप लोग खुद समझना पड़ेगा। मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख जो है एक पर्टिकुलर बैंक में आप अगर क्रॉस कर जाते हो 10 लाख से ज़्यादा, तो भाई इन्फॉर्मेशन वो भेज देगा। मतलब हर ट्रांजैक्शन को आपको 2 लाख से कम का करना है, इस बात को समझ लीजिए। जो नॉर्मल अकाउंट आपका है, जो सेविंग अकाउंट है, उसमें आपको 10 लाख से कम का करना है, 2 लाख से कम का करना है। ये समझ में आपको आ गया। आपके मान लीजिए आपके 4 अकाउंट हैं, सपोजिंग के लिए आपका खाता मान लीजिए पंजाब नेशनल में है, SBI में है, HDFC में है ना, इस तरीके से है। तो 4 में अगर आपका है तो चारों बैंक अकाउंट में अगर मान लीजिए आपने 10-10 लाख करके जमा कर दिया, ठीक है, तो आपका जो है चारों की लिमिट अलग अलग है, ठीक है। मान लीजिए 10 लाख से कम 9.5 लाख करके जमा कर दिया, आपने 10 लाख क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है इनकम टैक्स आपको नहीं देगा नोटिस। आप बोलिएगा क्यों। देखिए वैसे तो आपका यहाँ जमा हो गया, मान लीजिए 9 लाख करके भी करते हो 4 अकाउंट में, तो 9 चौक आपका हो जाएगा 36, है ना। तो 36 लाख आप जमा कर दिए। लेकिन पैन कार्ड सारी ट्रांजैक्शन से जुड़ा होता है, तो इनकम टैक्स अगर चाहता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आपको ट्रैक कर सकता है, समझ पा रहे हो। लेकिन रिपोर्टेबल ये ट्रांजैक्शन आपके नहीं होने वाले हैं, ये चीज़ें समझ लीजिए। क्योंकि एक जो बिजनेसमैन होता है तो वो करेंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं।
और करना भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि करेंट अकाउंट की लिमिट जो है ज़्यादा होती है। बिजनेसमैन जो होता है ज़्यादा लेन देन करेंट अकाउंट में ही करते हैं, समझ रहे हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको करेंट अकाउंट में ही लेन देन करनी है, इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ। और देखिए 50 लाख अगर आप मान लीजिए उसमें आप कर सकते हो, किस में, करेंट अकाउंट में। और देखिए यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में कर सकते हो। 50 लाख क्रॉस होने के बाद करेंट अकाउंट में जो है उसमें भी इनकम टैक्स को वो भेज देगा। कौन? बैंक भेज देगा, जिस बैंक में करेंट अकाउंट आपका है। तो यहाँ समझना, आपसे पूछेगा पैसा आपके पास कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ से कमा रहे हैं, आपने ITR क्यों फाइल नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होगी। आप जो केस जो निकाले हैं उसकी लिमिट आपको समझ में आ गया कि करेंट अकाउंट में 50 लाख तक का है और आपका सेविंग अकाउंट में 10 लाख तक का है। अब देखिए विड्रॉल की बात की जाए तो उसमें भी 10 लाख से ज़्यादा का अगर निकालते हो सेविंग अकाउंट में तो वहाँ पर इनकम टैक्स का आपको नोटिस आ सकता है। और करेंट अकाउंट का 50 लाख बताया गया है, 50 लाख से ज़्यादा निकालोगे तो वहाँ पर भी आपको नोटिस मिल सकता है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे ये सर इसमें यही प्रॉब्लम है। और देखिए और 50 लाख मिला, मान लीजिए 30 लाख नगद आप निकाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है करेंट अकाउंट में। लेकिन ये सूचना बैंक वाले इनकम टैक्स को कब देंगे, ITR वगैरह को आपको प्रूफ पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको जो है बताना मैं ये चाह रहा हूँ, समझिए यहाँ पर 20 लाख की एक लिमिट है, जो सेक्शन है 20 लाख की एक लिमिट है यहाँ पर 194N। इसके अंदर में क्या होता है, पिछले 3 साल के अगर आपने ITR नहीं भरा, पिछले 3 साल 194N के तहत, तो 20 लाख से ज़्यादा अकाउंट में आपने 1 साल में निकाल लिया, ठीक है, कैश आपने निकाल लिया, तो इसके ऊपर 2% का TDS आपका काटा जाने वाला है। फिलहाल अभी 12 लाख तक तो फ्री है, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा आपने निकाल लिया तो इस चीज़ को आप लोग को समझना होगा, TDS न कटे। इसलिए आपको 3 साल की आपको ITR भरनी है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। 20 लाख से ज़्यादा अगर निकालेंगे तो TDS कटेगा, और 10 लाख से ज़्यादा निकालेंगे तो इसकी सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। 10 लाख से नीचे रहेगा तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट विड्रॉल का नोटिस जो होता है ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप लोगों को बताना चाहेंगे, आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और देखिए हर मामले में आप गलत नहीं हो सकते, लेकिन रिपोर्टिंग जो होते हैं नियम वो आपको यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपको मान लीजिए आपने 11 लाख नगद जमा कर दिया, सपोजिंग के लिए कर दिया, तो बैंक वाले क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देंगे कि इस अकाउंट में 1 साल में 11 लाख जमा हुआ, आपके ऊपर जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है पड़ सकती है। समझ पा रहे हो। अगर आपने ITR नहीं भरा, आपने सेल की है या तो आपने उसको सर्विस दिया है, कुछ भी आपने दिया है, तो मैं आपको प्रूफ दिखाना होगा, समझ रहे हो। तो आपको अपने प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, मान लीजिए आपने वहाँ पे भर दिया है, सारे ट्रांजैक्शन आपका वहाँ पे मिलाया जाएगा। मान लीजिए आपने 12 लाख का कैश जमा कर दिया सपोजिंग के लिए, तो ITR मान लीजिए आपने 4 या तो MD में, जिसमें आपको बताए थे कि 15 लाख की जो है मेरी मान लीजिए बिक्री हुई है, हमने बेचा है सामान, तो उसके अनुसार से आपको धीरे धीरे जमा भी हो रहे हैं। तो इतने सारे ट्रांजैक्शन को आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा, समझ। तो इसलिए आपको ITR भरना है। अगर मान लीजिए आपके पास लाइसेंस है, जो सामान आपने बेचा है उसका लाइसेंस है आपके पास, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप MSME में आप रजिस्टर है, वो आपका बिजनेस आपका रजिस्टर है, दुकान वगैरह रजिस्टर है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप ITR फाइल कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितनों भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा, ITR फाइल करी लेकिन अच्छे से नहीं करी, किसी नए CA की टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ने आपको लेना है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हो। इसलिए आप अपने गलत अगर भर दिया तो आपको फिर यहाँ दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मान लीजिए कि 40 लाख का कैश डिपॉजिट कर दिया सपोजिंग के लिए, तो आप ITR अगर भर रहे हो तो 2.5 लाख का मान लीजिए, तो ITR के अंदर आपको ITR 1 भर दिया आपने। बहुत सारे ऐसे लोग गलती से भर देता है, तो वहाँ पर ITR 1 होता है आपका पार्ट टाइम का इनकम होता है, उसको एक पार्ट टाइम इनकम बोला जाता है। मतलब कोई भी बिजनेस इनकम नहीं होता, याद रखिएगा कि बिजनेस कर रहे हैं तो पूरा इनकम ही हो रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो, है ना। तो यहाँ पे आपको समझना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिपार्टमेंट को तो पूछना पड़ेगा, आपने जो केस है जो 40 लाख जमा कराया, बहुत सारे ऐसे है ना 40 लाख केस जमा किया, तो आप पार्ट टाइम में 2 लाख का इनकम दिखा रहे हो,
जो आपने अपने से भरा भाई ITR, तो वहाँ आपको CA की मदद लेना है, CA के थ्रू आपको करवाना है, समझ रहे हो। क्योंकि बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो होते हैं आप खुद से करेंगे तो गलती हो सकती है। अगर आप नहीं बता पाओगे तो फिर भाई डिपार्टमेंट को यहाँ पे लगेगा कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है डिपार्टमेंट, समझ रहे हो। क्यों कितना लगा देगा जानते हो, 83 से 84% आपके ऊपर लगा देगा और आपके नोटिस आपको दे देगा। इसलिए आप लोग को यहाँ पे ITR फॉर्म भरना बेहद ज़रूरी है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। और देखिए आपके यहाँ पे इसमें जो है ITR 3 और इसको करेक्ट हेड के अंदर आपको दिखाना होता है ना। तो ये मतलब सैलरी हेड है तो सैलरी में दिखाना है, समझ रहे, बिजनेस हेड है तो बिजनेस में दिखाना है। इस बात को समझिए। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को आपको समझना होगा जो कि नोटिस आपको नहीं आए। और देखिए कैश डिपॉजिट का जहाँ कर बात है, कैश विड्रॉल का जहाँ तक बात है, अगर आपने ITR नहीं भरा तो वहाँ पर नन फाइलिंग का नोटिस भी आपको आ सकता है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इस केस में हमने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं वीडियो तो डराने के लिए बना रहा है। नहीं भाई, आपने ITR नहीं भरी, नगद जमा कराया, कहाँ से आया, सवाल का जवाब देना है ना। अगर आपने यूज़ किया तो आपको फिर भी वहाँ पे बताना है। इसलिए मैं आपको बता रहा, किसी भी तरह का आपने कोई सर्विस दिया, किसी को लोन दिया, किसी से गिफ्ट दिया है ना, कोई भी चीज़, तो वहाँ पे आपको अनक्लेम्ड कैश डिपॉजिट करके आपके ऊपर हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगाई जाएगी, समझ सकते हो भाई। और बहुत सारे लोगों को लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इनकम टैक्स वाले आपको जो है नोटिस भेज देंगे, आपको टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 20-21 भेज दिया, 22-23, जिस तरीके से पहले का जो पहले को होगा, हमको पहले नोटिस नहीं आया, तो इस तरीके से आपको ITR अगर नहीं भरा है तो आपको पहले का 4 साल पहले का आपको नोटिस जो है वहाँ पे आ सकता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ऐसा करके यह ट्रांजैक्शन लिमिट जो है यहाँ पर अगर आप नहीं बताते हो तो बैंक जो है आपको इसकी सूचना देगी। और देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं एक एक ट्रांजैक्शन से होती है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे क्या है कि कैश डिपॉजिट अगर आप 10 लाख, समझ रहे हो, 10 लाख से ज़्यादा करते हो एक सेविंग अकाउंट पर, तो यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट जो भी आप करेंगे 2 लाख के अंदर ही करेंगे एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख करेंगे, उससे नहीं तो 2 लाख से ज़्यादा करेंगे तो भी नोटिस आ सकता है। 10 लाख से ज़्यादा होता है तो अगर आपने प्रॉपर ITR नहीं भरा, समझ रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको जो है ऑनलाइन डिजिटल का ज़माना है भाई। अब 1 रुपया भी अगर मान लीजिए फ़ोनपे गूगल पे करते हो या इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग चलाते हो, UPI नेफ्ट RTGS जैसे भी है, तो उसके 10 लाख के अंदर आपका तो ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा जैसे ही होगा आज के डेट में आपके ऊपर जो है क्या होगा, कैश ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करते तो बैंक के अंदर आपको 10 लाख से ज़्यादा का UPI ले लेते हो, बहुत सारे से लोग हैं। लेकिन फ़ोन पे पर अगर आपने मान लीजिए 12 लाख 15 लाख ले लिया तो सूचना न तो बैंक इनकम टैक्स को दे रहा है, न UPI वाले दे रहा है। बहुत सारे ले रहे हैं, 12 लाख ले रहे हैं, 15 लाख ले रहे हैं, 20 लाख ले रहे हैं। मतलब ऑनलाइन नेफ्ट UPI के जरिए नेट बैंकिंग जरिए अगर रिसीव होता है तो यह रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए जो वीडियो में हम बता रहे हैं। मतलब कि ये हो गया, मतलब क्या हुआ कि बैंक डायरेक्ट सूचना नहीं देती है ऑनलाइन के अंदर। आप मोबाइल बैंकिंग से करो, नेफ्ट करो, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। लेकिन मान लीजिए अगर आपने सपोजिंग अगर आपने 12 लाख जमा करा दिया, ठीक है, तो भाई यहाँ पे फिर आपको समझना होगा 10 लाख से तो ऊपर हो गया तो फिर आपको नोटिस आ सकता है। इस बात को समझ लीजिए। अगर मान लीजिए अगर आप 40 लाख का UPI आया, समझ रहे हो, और 10 लाख से ज़्यादा का केस था आपके पास, 10 लाख से ज़्यादा केस था, तो आपका केस सेलेक्ट हो गया तो आपको नोटिस भेजेंगे कितना का। देखिए यहाँ पे आपको नोटिस में ये नहीं पूछेंगे कि आपने 10 लाख किया है, आपसे वहाँ पे मान लीजिए 50 लाख का वहाँ पर पूछा जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें 50 लाख पूछा जाएगा, आपको एक क्रेडिट अमाउंट का जवाब देना होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ जितना भी लेन देन करोगे यहाँ पे उसकी ट्रैकिंग ID होती है और उसका नाम UPI वगैरह सब होता है। और ऑनलाइन नेफ्ट हो गया, UPI हो गया, RTGS हो गया, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होता है। और देखिए आप लोगों को यहाँ पे हम हर एक चीज़ बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 2 तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है AI और एक होता है TI, 2 फॉर्म आए हुए हैं। और यहाँ पे तो देखिए आप लोगों को यहाँ हम बता रहे हैं कि 2 तरह के फॉर्म थे। इसमें आपको AIS और TIS ये 2 तरह के फॉर्म होते हैं। तो इसमें आपको फॉर्म जो है भरना होता है 2026 के अंदर में। और देखिए
आप लोग को पता होगा पेन 2.0 जो कि एक नया अपडेट पेन है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये होता है। और यहाँ पे जो हम अपडेट में बता रहे हैं, अगर आप लोग यूपीआई वगैरह चलाते हो, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोन पे चलाता है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे उसके लिए समझना होगा आपको। यहाँ तो आपने जो भी चलाते हो यूपीआई, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, तो उसमें आपको क्या होता है, आपको केवाईसी करवा लेता है। उसमें आपका पेन नंबर ले लेता है, आधार नंबर ले लेता है, ये सारी चीज़ें ले लेता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कहता है भाई सारा डिटेल्स लो। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, फ़ोन पे को मान लीजिए या गूगल पे है, पेटीएम है, ठीक है, जो भी आप चलाते हो, वहाँ पे उनको कहता है 133(6) का नोटिस देना। 133(6) का नोटिस देना उनको बोलता है। अगर आपके पास में कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने 7 लाख से ज़्यादा, 4 लाख से ज़्यादा जो है ITR भरने की जो लिमिट है, वो आपको पता होगा 4 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा लेन देन किया, इसकी सूचना हमें दीजिए, ठीक है, उनको देनी पड़ती है। फिर वो कहाँ जाएगा, तो ये यूपीआई जो है वो भी रिपीटेबल होती है, वो भी उसको भी रिपोर्ट की जाती है, समझ रहे हो, चाहे आप फ़ोन पे से करें, चाहे गूगल पे से, भीम से, यूपीआई से, किसी से भी करते हैं आप, समझ। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा, एक बार सुना होगा, यहाँ पे इसकी खबरें आई थी कर्नाटका जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने नोटिस भेजा था 13,000 दुकानदारों को। यहाँ पे जो अपडेट में है भाई, क्योंकि उनके अकाउंट में 40 लाख से ज़्यादा क्रेडिट हो गया था। समझ में आ रही है बात, कितना, 40 लाख से ज़्यादा। और आजकल आप लोग को पता होगा स्ट्रीट वेंडरों का, दुकानदारों का, जो ठेला लगाते हैं, गोलगप्पे, सब्जी बेचने वाले, है ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं पैसा लेने से हिचकिचाता है। जब बोलते रहे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, यहाँ तक कि किराना दुकान वाला भी हिचकिचाता है, हमने देखा है। तब बता रहा हूँ मैं कि भैया आप कैश दे दो, कैश दे दो। तो भाई कैश हर आदमी लेके नहीं चलता। हम लोग भी देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए 40 लाख की जीएसटी, अगर आप मान लीजिए 40 लाख करते हो तो जीएसटी नंबर आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 40 लाख से ज़्यादा अगर आपने कोई भी चीज़ बेचा है, समझ रहे हो, या किसी चीज़ को सेवा दी है या कोई सर्विस दी है, तो यहाँ पर आपको जो है 20 लाख तक तो ठीक है, 20 लाख से ऊपर होता है तो जीएसटी लेना कह देता है। इसलिए साल भर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह जो है यहाँ पे आपको आ जाता है। और देखिए तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने एक व्यक्ति को, समझिए यहाँ पे क्या बात है, एक व्यक्ति को 1 साल का नोटिस नहीं दिया, बल्कि उसको जो नोटिस दिया उसको 20, 21, 22, 22, 23, 24 के अंदर 40 लाख से ज़्यादा उसने पेमेंट रिसीव किया था, समझ रहे हो। तो उसको जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे पूछने लगा, समझ रहे हो भाई। तो आपको यहाँ पे बता दूं 10 लाख से ज़्यादा की केस पे अगर सूचना जाएगी, लेकिन यूपीआई जो होता है वो 40 लाख से ज़्यादा पर जीएसटी वालों ने उसने डेटा मांग लिया, यूपीआई वाले को देना पड़ा, समझ सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो स्पेशली मैं बता रहा हूँ आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐप है, रोजर पे, फ़ोन पे, है ना। तो रोजर पे क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट का एक जरिया होता है, किसी को पेमेंट करते हो, पेमेंट का वो जरिया होता है, तो इसको पेमेंट की सूचना वो दे दिया उन्होंने। तो इसलिए जीएसटी नंबर को ध्यान में रखना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको, अगर आप सेल वगैरह करते हो तो 40 लाख से अगर ज़्यादा हो जाता है आपकी बिक्री, ठीक है ना, और मान लीजिए आप सर्विस करते हो तो 20 लाख से ज़्यादा हो गया, कोई सर्विस कर रहे हो, तो सेल और सर्विस दोनों मिला करके अगर मान लीजिए कोई आदमी गाड़ी का बनाने का काम कर रहा है, गाड़ी बेच रहा है ना, या पंचर बनाता है, हवा देता है, अगर इस तरह की टायर बेचता है तो उसकी मान लीजिए 20 लाख हो जाता है, समझ रहे। तो वो इस सर्विस में आ जाता है, वो टायर वेयर लगाता है तो सर्विस में ही आ गया। तो इससे ज़्यादा अगर वो करता है, चाहे वो ऑनलाइन करे, चाहे वो कैश से करे, किसी तरह से भी करे वो बैंक में, तो भाई उसको बैंक जो है उसको पकड़ ही लेता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाना पड़ता है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो कितना पैसा आप ले सकते हो। और केस के अंदर एक व्यक्ति ने मान लीजिए 2 लाख आपने माल बेचा, तो आपको 2.5 लाख का जो है बिल उसको आपको काट दिया केस के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो भाई आपकी टैक्स ऑडिट होगी, समझ रहे हो। सीए जो है 2.5 लाख का जो है यहाँ पे जो है डिस्काउंट करेंगे, इसलिए आप लोग समझ लीजिए, डाउट होंगे। तो इसलिए आपको 15 लाख की, अगर कोई मान लीजिए आदमी 16 लाख की कोई गाड़ी खरीद रहा है, तो डीलर कहेगा कि मेरे पास कैश तो है, ज़्यादा नहीं लेंगे हम,
ये बात रही क्यों नहीं लेगा, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा केस वो नहीं ले सकता, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए यहाँ पे आपको ITR वगैरह दिखाना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे ED की लिमिट तो नहीं है, आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख पड़ा है सपोज के लिए, तो 1 करोड़ पड़ा है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा 10 साल से आपने ITR भर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 10 साल से 5 साल से ITR भर रहे हैं, हर साल मान लीजिए 2-2 लाख की इनकम है, आपने 2-2 लाख की इनकम दिखाया, तो 2 लाख आपको जो है यहाँ पे मान लीजिए 5 साल से, तो 10 लाख आपके अकाउंट पर कैपिटल बन गया है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अगर मान लीजिए 10 साल से किया तो 20 लाख कैपिटल बन गया, तो 20 लाख आप अकाउंट में दिखा सकते हो, एवरी ईयर जो है आपका यहाँ पे हो गया। और पिछले साल मान लीजिए, पिछले साल कितना 7 लाख था, पहले 7 लाख था कि 7 लाख तक का माफ था, और अब जो है अब 12 लाख का माफ है अभी फ़िलहाल, तो 12 लाख जो है माफ है। और आपने मान लीजिए अकाउंट में 20 लाख रखे हैं, प्रॉपर ITR भर रहे हैं, तो आपको कोई नहीं पूछेगा, चाहे आप 50 लाख रखो, चाहे आप 1 करोड़ रखो, 2 करोड़ रखो, है ना। ITR के थ्रू आप भरते हो बैलेंस शीट के अंदर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये समझ में आ गया आपका कैश इन हैंड में, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। और देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 12 लाख इस साल की इनकम एक नंबर बन जाती है, लेकिन 4 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर जो है आपको ITR भरना ज़रूरी होता है। इसके अलावा 2026 में अब FD कराएंगे, 10 लाख से ज़्यादा की नो कराएं। 1 साल के अंदर अगर नगद में कराते हो तो 2 लाख से ज़्यादा को नो कराएं। क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है तो 10 लाख से ज़्यादा नो भरें। ये सब चीज़ों को छोटा छोटा ध्यान रखिएगा, उसी के अंदर आपको भरना है। 1 लाख से ज़्यादा नो भरें। प्रॉपर्टी परचेज सेल करनी है, 30 लाख से ज़्यादा की सूचना ऑनलाइन जाएगी। 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर आपको क्या होगा, 1% का जो है TDS काट लिया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्या, शेयर मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, पहले इनकी लिमिट 10 लाख थी पहले, लेकिन आज की तारीख में एक जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर जो है AIS और TIS जो 2026 में जो बोला गया है, आपको अपनी रिकॉर्ड रखनी होगी। 1 रुपया का भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स की तरफ से हमने बताया कि 10 लाख है, GST की तरफ से बताया है 40 लाख है, लेकिन बैंक वाले खुद आजकल इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि भाई खुदे वो आपको अकाउंट को फ्रीज कर देगा ज़्यादा अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगा तो। इसलिए भाई आपको यहाँ पे समझना होगा। लेकिन आप अगर आपकी सेल मतलब डेली की डेली मान लीजिए 5,000, 10,000, 20,000 हो रहा है तो आपका अकाउंट वो फ्रीज कर सकता है, ज़्यादा लेन देन होगा। इसलिए आप लोग क्या करें, करेंट अकाउंट में लें। करेंट अकाउंट में GST नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, समझ रहे। आपको इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलाना है। MSME संस्था, आधार नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके आधार पर आपका करेंट अकाउंट खुल जाएगा। बैंक में बोलोगे इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलाना, आधार पैन कार्ड पर भी खुल जाएगा, समझ रहे भाई। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे क्लियर आ गया समझ में। और देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल का नोटिस, असेसमेंट ईयर, 3 साल तक का फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 4 साल तक का आ सकता है, याद रखिएगा। नोटिस जो 4 साल तक आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। आपको किसी तरह का अगर डाउट है भाई कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो में हमने आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अगले जो है 3 महीना एक्स्ट्रा भी टाइम दिया जाता है। जो टाइम होता है, अगर आपने मान लीजिए ट्रांजेक्शन 40 लाख तक किया, मान लीजिए 39 लाख केस जमा कराया, ठीक है, और मान लीजिए 1 लाख का जो है आपने वो करवाया, तो भाई आपका जो है यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से आपको ये फाइनेंशियल ईयर हो गया है 2025-26, ठीक है। तो यहाँ पे 4 साल आपका 26 से 30 तक नोटिस भेजा जा सकता है। इसका नोटिस जो आएगा तो ये क्लियर हो गया, तो 3 महीना और बढ़ा दिया जाएगा, तो 30 जून 2030 तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया। और सपोज मान लीजिए 11 लाख जमा कराया, तो आपको नोटिस तो 4 साल तक आ सकता है, लेकिन अगर आपने साल खत्म होने के बाद जो है ASTS को चेक करेंगे तो इनकी इनकम टैक्स बहुत सारे लोगों को रिमाइंडर भेजता है, समझ रहे हो। तो इसलिए आप लोगों को समझना होगा। और आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और बता दे रहे हैं, रिवाइज ITR बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आप लोगों को। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे लोगों को रिमाइंडर भेजा है, कैंपेन के थ्रू मैसेज भेजे हैं। और यह नोटिस इसके लिए आपको बहुत तरह के चांसेस, जैसे कि ITR-U, ITR-B लेटेड, ITR रिवाइज, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे।
और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन 50 लाख या उससे ज़्यादा की कर दी तो आपको इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे टाइम लिमिट है 6 साल हो जाने पर आप अगर आपने 51 लाख मान लीजिए नगद जमा करा दिया मान लीजिए, तो आपको फाइनेंशियल 25-26 में आपको यहाँ पे 31/3/2032 तक आपको नोटिस आ सकता है। ठीक है, तो ये है डिपार्टमेंट का भाई रूल जो कि वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो किसी भी तरह का आपको डाउट रहे तो आप लोग बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को आज का वीडियो में हमने पूरा बता रहा हूँ मैं। और देखिए आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, अब करेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 अभी चल रहा है, मतलब कि आपको 31/3/2026 तक साल खत्म होने वाला है इसका, क्योंकि 31 दिन इतना को नोटिस आ सकता है। और देखिए 21-22 का भी नोटिस आपको आ सकता है, 4 साल तक का जो है आपको नोटिस आता है, याद रखिएगा बाद में। तो ITR नहीं भरा तो ये हो सकता है। और देखिए आपको यहाँ प्रॉपर उसकी जस्टिफाई भी कराता है, आपको बताना होता है ITR, अगर ITR भरिए सेक्शन 148 के अंदर जो है आपका अगर 50 लाख से कम ट्रांजैक्शन है, अगर आपने मान लीजिए 50 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कर दिया तो 31/3/2026 तक, तो आपको 19-20 का नोटिस भी आ सकता है। समझ रहे हो, इसलिए आप लोग समझिएगा यहाँ पे जो हम चीज़ें बता रहे हैं। तो आप लोगों को कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को हमने पूरा कर दिया है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दिया है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मैं यही चाहता हूँ ताकि उसे भी जानकारी हो। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।